तो आज के इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि आप बजट में कश्मीर कैसे घूम सकते हैं और बजट का मतलब 20 से 25 हजार रुपये। नमस्कार, मैं मनीष और मैं निकिता। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम कश्मीर पहुंचे कैसे। और देखो, जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू अलग है और श्रीनगर जो कश्मीर बोल रहे हैं अलग है। तो जम्मू से श्रीनगर की दूरी 250 किलोमीटर है। तो ये कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि जम्मू और कश्मीर एक ही जगह पे है, ठीक है। पहली गलती मत कीजिएगा। अब देखिए, पहुंचने के 3 माध्यम है आपके पास। फ्लाइट से पहुंच सकते हो, ट्रेन से और बस से। ये तीनों माध्यम से वहां पहुंचा जाया जा सकता है। लेकिन अगर आप दिल्ली नहीं हो, दिल्ली के अलावा किसी भी शहर में हो, तो सबसे पहले आपको या तो दिल्ली आना पड़ेगा या फिर आप फ्लाइट से डायरेक्ट श्रीनगर की फ्लाइट ले लेना। तो फ्लाइट वालों का काम सॉर्टेड है। अब बताते हैं ट्रेन और बस वालों को कैसे जाना है। तो दूसरा तरीका दिल्ली से श्रीनगर पहुंचने का है ट्रेन। तो जो ट्रेन है जो दिल्ली से जाती है वो जम्मू और उधमपुर दोनों जगह जाती है। तो आप जम्मू भी उतर सकते हो या उधमपुर भी, लेकिन हम लोग के हिसाब से बेटर रहेगा कि आप उधमपुर उतरो, क्योंकि वहां से शेयरिंग टैक्सी आराम से मिल जाती है। फिर तीसरा तरीका है बस से जाना। तो दिल्ली से आप बस ले लो रेड फोर्ट गेट नंबर 3 से। गेट नंबर 3 से आपको जम्मू के लिए बस मिल जाएगी। फिर जम्मू पहुंच के आपको दूसरी बस करनी पड़ेगी श्रीनगर पहुंचने के लिए। तो देखिए, सबसे आसान जो माध्यम है वो है ट्रेन। अगर आप जा रहे हो तो ट्रेन से आप कहाँ पहुँच जाओगे? उधमपुर। और उधमपुर पहुँचने के बाद आपको 500 से 600 रुपया लगेगा। ये छोड़ेगा आपको बनिहाल, ठीक है। बनिहाल एक ट्रेन स्टेशन है, वहाँ पे छोड़ देगा। या फिर आप डायरेक्ट वहाँ से श्रीनगर भी जा सकते हो। तो उधमपुर जाने से क्या होता है कि समय की बचत हो जाती है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग उधमपुर जाए। हमारी गलती हुई थी कि हम जम्मू में ही उतर गए थे और वहाँ से फिर हम श्रीनगर के लिए बस के थ्रू गए थे। तो हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ गई और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट हो गया। तो इन दोनों वजह से आपको जाना है उधमपुर तक। उधमपुर तक ही ट्रेन जाती है, तो कोई लोड नहीं है। तो पहली चीज़ आप समझ गए कि जाना कैसे है। अब दूसरी बात करते हैं कि वहाँ रहना कहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा हमारे टेंशन यही होती है कि हम रहें कहाँ पे। और हम भी बहुत सारा वीडियोस देखे, लेकिन हमें कहीं ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था कि रहना कहाँ है एक्चुअली में। तो हम बताते हैं इस वीडियो में। आपको रहना है डल गेट। देखिए, डल लेक और डल गेट दोनों अलग अलग चीज़ है। तो आप डल गेट बोला कीजिए हमेशा, तो आप सही जगह पे पहुंचोगे। डल गेट चौक, ठीक है, या फिर ममता चौक। एक है लाल चौक, लेकिन लाल चौक में आपको होटल नहीं लेनी है, क्योंकि लाल चौक से आने और जाने में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे, टाइम भी वेस्ट होगा। तो आपको या तो ममता चौक लेना है, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस है 500 to 600 मीटर, जहाँ पे कि हम रुके थे। और दूसरा जो है आप लेना डल गेट पे। अब डल गेट का बोलने का मतलब डल लेक के पास में ही है। तो आप बोलो डल गेट बोलो, या फिर डल लेक घाट नंबर 1 से 5 के बीच में आप कहीं पे भी रुकोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। इवन 1 से 10 तक में भी रुकोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वहां पे होटल की भरमार लगी हुई है। तो आपको 1000 रुपये में भी होटल मिल जाएगा, 1500 में भी, 2000 में भी और 10,000 में भी। तो आप अपने बजट के हिसाब से जो भी होटल आपको चाहिए वो ले सकते हो। हमारा जो होटल था वो एक रात का 1500 रुपये का था और बाकी रात जो था 900 रुपये का था। तो हम लोग 900 रुपये में के होटल में रुके थे। होटल का नाम था होटल एम्बेसी। लेकिन हम लोग सजेस्ट नहीं करेंगे कि अगर आप लोग फैमिली हो तो आप होटल एम्बेसी में जाओ। भाई किसी और होटल में जा सकते हो जो कि 1000-1100 में भी दे देते हैं ठीक ठाक होटल। तो यही थी हमारी सजेशंस कि आपको कहाँ पे रुकनी चाहिए। एक चीज़ और, जैसे ही आप जम्मू पहुंचोगे या जम्मू से पहले ही रहोगे, आपकी सिम हो जाएगी बंद। तो या तो आप पहले से अपने सिम को पोस्टपेड करवा लो, या वहां जाके 350 रुपये में एक सिम ले सकते हो। तो चलिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम पहुंच गए हैं श्रीनगर। श्रीनगर कैसे पहुंचे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम ट्रेन में रात में बैठे 10 बजे, सुबह 7-8 बजे तक हम पहुंच गए उधमपुर, 12 बजे तक पहुंच गए बनिहाल और 2-3 बजे तक हम पहुंच गए श्रीनगर, ठीक है। तो 3 बजे तक आप श्रीनगर पहुंच जाओ और उसके बाद या तो आप शिकारा राइड ले सकते हो या लोकल में ऐसे ही मार्केट वगैरह घूम सकते हो। लेकिन डे 1 पे अगर शिकारा राइड ले रहे हो तो सबसे पहला चीज़ कि 300 रुपया पर आवर से ज़्यादा नहीं देना है। और दूसरी चीज़ कि उसके अंदर जो सुवेनियर बेचने आएंगे वो नहीं खरीदना, वो 3 गुना 4 गुना रेट पे होता है। वही सेम चीज़ जो मार्केट में 50 रुपये में मिलता है वहाँ 200 रुपये में मिलता है। तो वो गलती नहीं कीजिएगा। और शिकारा में अगर आप शाम को घूम रहे हो तो स्नैक्स ले सकते हो, वो रीजनेबल प्राइस पर आता है, बाकी कुछ मत लेना।
ठीक है, तो चलिए हम पहुंच गए श्रीनगर। अब हम बात करते हैं अपनी कहानी की कि आगे कैसे कैसे चलना है और स्कैम से बचना है। तो देखिए वहाँ पे 3 जगह है घूमने के, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और एक दूध पथरी भी है, 4 जगह है। तो हम प्लान करेंगे 5 नाइट 6 डेज का ट्रेन से या फिर बस से, क्योंकि फ्लाइट वालों का तो चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हम बजट ट्रैवलर है तो हम फ्लाइट तो ले नहीं सकते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं ट्रेन का या बस का, लेकिन आप फ्लाइट से भी सेम चीज़ करोगे क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद आइटनरी सेम हो जाती है। तो आपको 3 जगह जाना है, पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग। ये तीनों जो जैसे ऐसे जगह है जहाँ पे एक एक दिन आपको लग जाएगा, मतलब कोई ऐसा जगह नहीं कि आप हाफ डे में कवर कर लो, और अगर कर रहे हो तो जल्दी जल्दी रस में रहोगे, कोई मतलब नहीं है उतना दूर जाके उतना पैसे खर्च करने का, रस में रहने का। तो चलिए मान लो कि हम डे 1 पे पहलगाम जाते हैं, और ये तीनों ऐसी जगह है जो कोई सीक्वेंस नहीं है, किसी भी सीक्वेंस में कहीं पे भी जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आज हम गुलमर्ग डे 1 को गुलमर्ग ही जाना है, डे 2 को सोनमर्ग, ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाओ। तो चलिए हम पहला डे ले लेते हैं पहलगाम। तो पहलगाम में सबसे आसान पहुंचना है पहलगाम, वो भी शेयरिंग टैक्सी में। कुछ नहीं करना है आपको, मैंने अभी डलगेट का नाम लिया था ना, डलगेट पे जाओ, वहां पे बोलो कि हमें जाना है अनंतनाग, ठीक है। मतलब बेसिकली उनको बोलो पहलगाम जाना है, तो पहलगाम के लिए जहां से गाड़ी मिलेगा वहां छोड़ देना, तो वो अनंतनाग ही जगह का नाम है, वहीं पे आपको छोड़ देंगे। शेयरिंग टैक्सी वाला लेगा 120 रुपीज पर पर्सन, ठीक है। तो वहां से आप पहुंच जाओगे अनंतनाग, और अनंतनाग से एक और गाड़ी चेंज करनी जो कि सामने लगी रहती है, एकदम बिल्कुल सामने लगी रहती है, और वो पूछते रहते पहलगाम चलना है, पहलगाम चलना है। तो तुरंत 2 मिनट के अंदर आपको दूसरी गाड़ी मिल जाएगी। ऐसा भी नहीं कि 1 घंटा रुकना पड़ेगा, 2 घंटा रुकना पड़ेगा, नहीं, वो कंटिन्यूअस गाड़ी चलते रहती है। तो वहाँ पे आपको एक और टैक्सी लेनी पड़ेगी, वही छोटी तवेरा करके वहाँ पे गाड़ी होती है, वो आपको ले जाएगी पहलगाम, और पहलगाम की टैक्सी स्टैंड में आपको छोड़ देगी, और वहाँ से लेगा आपको 100 रुपये, अनंतनाग टू पहलगाम 100 रुपये। तो टोटल प्राइस लगेगा 220 रुपया पर पर्सन। तो हमारा लगा था 440 रुपये, मतलब 450 रुपये में हम पहुंच गए थे पहलगाम। यहाँ पे अगर आप 2 से ज़्यादा लोग हो, जैसे हम तो 2 थे, अगर आप 2 से ज़्यादा लोग हो, 5 या 6 लोग हो, तब तो आप आराम से एक टैक्सी हायर कर लो और वो आपको ले जाएगा वहाँ पे, क्योंकि कॉस्ट बराबर ही पड़ जाएगा अगर 5 से 6 लोग हो तो। उसके बाद पहलगाम पहुंचना ही आधा ही काम हुआ था आपका। पहलगाम पहुंचने के बाद भी आपको एक और टैक्सी लेनी पड़ेगी। वहां घूमने के लिए यूनियन वालों ने बोल रखा है कि बाहर की, मतलब इवन कश्मीर की ही गाड़ी को वो नहीं जाने देंगे, वहां जाके टैक्सी स्टैंड में लगाओ, और वहां खुद की उनकी गाड़ी है, वो आपको घुमाएंगे। वो कहाँ घुमाएंगे? ABC, आरू वैली, बेताब वैली एंड चंदनवाड़ी, ये 3 जगह घुमाएंगे, और इसका जो रेट होगा वो भी अगेन 2500 के करीब होगा, चाहे 2 बंदे हो, 4 बंदे हो, 6 बंदे हो, ठीक है। वो गाड़ी के साइज के हिसाब से वो चार्ज वहाँ पे सेट किया हुआ है, और वहाँ पे कोई भी बार्गेनिंग वार्गेनिंग नहीं चलती है। वहाँ पे एक चीज चलता है कि आप किसी भी लोकेशन पे 1 घंटा से ज्यादा रुकोगे, 5 मिनट 10 मिनट भी ज्यादा रुकोगे, तो आपको 400 रुपये वो चार्ज कर देंगे एक्स्ट्रा। तो वो चीज ध्यान में रखना, मतलब ऐसा मान के चलो कि आपका 400 रुपये एक्स्ट्रा लगने वाला है, तो अगर आप 2500 का ले रहे हो तो वो 2900 है, ना कि 2500 है। हाँ। अगर आप आधे घंटे में घूम के आ जाते हो तो अलग चीज है, बट आप घूमने गए हैं तो पूरा टाइम एक्सप्लोर करेंगे वहां पे, इतना पैसे लगा के गए हैं तो। तो वहाँ पे टैक्सी लेना ही पड़ेगा। तो अगर आप 2 लोग हो तो आपको एक कपल ढूंढना होगा, या फिर 2 और लोग ढूंढने होंगे। तो वो जो ढूंढने का काम है वो टैक्सी स्टैंड से बाहर में ही कर लेना, क्योंकि टैक्सी स्टैंड के अंदर आप अगर ऐसा वो लोग को पता चल गया यूनियन को कि आप लोग वहाँ शेयरिंग में हैं, तो वो लोग आपको फिर नहीं ले जाएंगे। हाँ, तो ये हो गई पहलगाम की। अब पहलगाम में क्या है कि और भी चीजें घूमने को है, जैसे मिनी स्विट्जरलैंड वगैरह। तो अगर वो प्लान है तो आपको रात में पहलगाम में रुकना पड़ेगा और डे 2 में एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में इतना एक्सप्लोर करोगे, दूसरे दिन में वो पोनी राइड लेके आप जा सकते हो मिनी स्विट्जरलैंड एक्सप्लोर करने। लेकिन अब वहां पे भी एक स्कैम चल रहा है। वहां पे स्कैम चल रहा है कि आपका घोड़े वाले जो चार्ज करेंगे 4000 5000, और लोग दे भी दे रहे हैं, पता नहीं कैसे, बट एक्चुअल प्राइस उसका है 1400 1200 1300, ऐसा ही कुछ प्राइस है। 1200 से लेके 1500 के बीच में एक रीजनेबल प्राइस है, उससे ऊपर मत देना। तो वो स्कैम से भी आपको बचना है। तो ये हो गया पूरा पहलगाम का आइटनरी। या तो आप पहलगाम में रुक सकते हो रात में, मिनी स्विट्जरलैंड और वो वगैरह एक्सप्लोर करना है, नहीं तो ABC मतलब वही आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवाड़ी, तो आप आराम से घूम के शाम को वापस आ सकते हो श्रीनगर। तो ये हो गया एक दिन। दूसरा दिन हम क्या करने वाले हैं? हम जाने वाले हैं गुलमर्ग। तो दूसरे दिन आप लोग गुलमर्ग जा सकते हैं। तो गुलमर्ग जाने के लिए अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाना चाहते हैं तो आप डलगेट के टैक्सी स्टैंड पे आ जाएं। फिर वहाँ से आपको बटमालू का टैक्सी मिलेगा,
वहां चल जाओ। फिर बटमालू का टैक्सी नहीं मिलता, बटमालू की ऑटो मिलती है, जो ऑटो कि आप मिलता है। बटमालू वाले जगह पे छोड़ देगा और वहां से फिर आपको गाड़ी मिलेगा। फिर बटमालू से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगा जो कि आपको टंगमर्ग छोड़ देगा, और फिर टंगमर्ग से आपको अलग गाड़ी करना पड़ेगा। टनमार्ग से गुलमर्ग। अब देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि बर्फ अगर गिरती है, जैसे गर्मी के दिन होगी तब तो नहीं दिक्कत है, लेकिन अगर ठंड के मौसम में जा रहे हो तो वहाँ पे क्या होती है, बर्फ गिरती है, और बर्फ गिरती है तो चेन वाली गाड़ी लेनी पड़ती है। तो वैसे भी अगर आप प्राइवेट टैक्सी भी हायर करके जा रहे हो ना, तो भी वो ले जाके आपको टनमार्ग में ही छोड़ देगा। टनमार्ग से आपको गुलमर्ग के लिए एक दूसरी टैक्सी हायर करनी पड़ेगी, जिसका प्राइस जो है वहाँ पे शेयरिंग चलती है, मतलब बहुत सारे लोग वहाँ जाके रुक जाते हैं ना, तो शेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं वो लोग। शेयरिंग जो है 500 पर पर्सन में आपको ले भी जाएगा और लेके भी आएगा। तो गुलमर्ग का यही सीन है कि आपको गुलमर्ग जाना है तो पहले बटमालू चले जाना है। शेयरिंग बहुत इजी है, मतलब शेयरिंग ये दोनों जगह तो बिल्कुल भी इजी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बटमालू जाओ, किसी भी ऑटो वाले को पकड़ो, बोलो बटमालू जाना है, 100-150 में छोड़ देगा। बटमालू वाले जगह पे जाना है, फिर बटमालू से वो आपको आराम से टनमर्ग ले जाएंगे, और टनमर्ग से तो वैसे भी शेयरिंग आपको लेनी ही थी, तो वहां से आप गुलमर्ग चले जाओगे। अब आप पहुंच गए गुलमर्ग, लेकिन आपके साथ वहां पे भी हो जाएगा 2-3 इशू। तो पहला इशू होगा जो हमारे साथ हुआ कि हम गोंडोला राइड नहीं कर पाए। गोंडोला राइड की टिकट जो होती है वो पहले बुकिंग होती है। अब ये कौन बताएगा, कोई नहीं बताया। तो गोंडोला राइड की जो बुकिंग है वो पहले होती है, ऑनलाइन होती है। उसका लिंक जो है मैं यहाँ स्क्रीन पे चला दूंगा, वो आप देख के वहां पे जाके बुकिंग कर लेना। पहले 2 वीक ही पहले बुकिंग होती है, ऐसा नहीं कि 2 महीने पहले से बुक करके आप रख लो, ऐसा नहीं है। 2 वीक पहले तक, 15 दिन आई थिंक होती है, उतने दिन ही तक आप बुक करके रख सकते हो। तो पहले से गोंडोला राइड का बुकिंग फिक्स कर लेना, और जिस दिन करना है उसी दिन गुलमर्ग जाने का भी प्लान कर लेना। तो ये हमारे साथ इशू हो गई थी, हम गोंडोला राइड नहीं कर पाए। अब देखिए वहां के स्कैम बताता हूँ हम। वहां पे क्या हो रहा था कि वहां पे आपको जिस टैक्सी स्टैंड पे उतारेगा ना, वहां से ऐसे गोल घूम के थोड़ा सा आगे जो है गोंडोला राइड मिलता है। लोग बोलेंगे कि ये बहुत दूर है, या तो घोड़ा ले लो या तो फिर कार ले लो, ठीक है, मतलब दूर पड़ेगा, जबकि है आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर के बीच में गोंडोला राइड की स्टेशन। अगर आपको वहां पे छोड़ दे रही है तब तो सही बात है, और अगर नहीं छोड़ रही तो आपको पागल बनाने के लिए लोग आ जाएंगे। तो गोंडोला राइड की जो लोकेशन है वहां जाने के लिए पैसे नहीं देना है, आप पैदल घूम के घूमते घूमते चले जाइए। और एक बार गोंडोला का टिकट आपने ले लिया तो आप पूरे दिन जब तक वो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपने मॉर्निंग का लिया, इवनिंग का लिया, तो वैसे उसी टाइम में, आफ्टरनून का लिया तो उसी टाइम में जा सकते हैं, किसी भी टाइम जाओ किसी भी टाइम आ जाओ, तो ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और वो गवर्नमेंट की है तो वहाँ पे कोई आपको चार्जेस भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आई थिंक 1600 to 1700 रुपीज़ फेज 2 का लगेगा। और ठंड में तो फेज 2 बंद हो जाता है, तो फेज 1 का ही टिकट ले लेना। फेज 1 में भी बहुत ज़्यादा बर्फ मिलेगा, मतलब फेज 1 में ऐसी कंडीशन हो गई थी। एक हमारे जो साथी गए थे तो उनका ऐसा था कि एक लिमिट के आगे जाना अलाउड नहीं था, क्योंकि बर्फ का जो डेप्थ होता है ना वो ज़्यादा होता है, 5-6 फीट से ज़्यादा हो जाएगा तो आदमी उसमें घुस जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गया। तो इसलिए वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा मतलब थोड़ा सेफ्टी के साथ ही फेज 1 पे भी घूमना है, और फेज 2 गर्मी में जाना ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक बात और, ये सब जगह जाने के लिए आप अर्ली मॉर्निंग ही स्टार्ट कर दो, जर्नी तो सही रहेगा, क्योंकि फिर टाइम बचता नहीं है, 4-5 बजते बजते अंधेरा होने लगता है। ये जो भी बात हम कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सर्दियों में। गर्मी में अंधेरा लेट से होता है, लेकिन सर्दियों में क्योंकि बर्फबारी होने वाली है, जनवरी में आप लोग जाने वाले हो, तो ये सारे हम स्कैम भी बता दे रहे हैं, कैसे जाना है वो भी बता दे रहे हैं, मतलब कम बजट में सब कुछ हो जाना चाहिए। उसके बाद फिर ये तो आपका डे 2 खत्म हो गया, आपने गुलमर्ग घूम लिया। अब आपका डे 3 सोनमर्ग में हो जाएगा। तो सोनमर्ग कैसे जाना है, उसके लिए आपको कैब ही, मतलब प्राइवेट टैक्सी ही ले लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे आप जाते जाते पागल हो जाओगे। मतलब वहां पे 4 गाड़ियां आपको चेंज करनी पड़ेगी, और वो भी हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे है, तो ऐसा थोड़ा दिक्कत वाली जगह है वो। तो वहाँ पे अगर सोनमर्ग जाना है तो सोनमर्ग हम हमेशा सजेस्ट करेंगे कि आप किसी के साथ पेयर करके कर लो, जैसे भी कर लो, आप ग्रुप में ही जाओ वहाँ पे, तभी आपको आसान पड़ेगा पहुँचना, वरना आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, फिर पहुँचोगे नहीं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं बनता वो। तो सोनमर्ग में भी घोड़े का स्कैम चलता है, तो वो भी पर पर्सन 1600-1800 मांगते हैं, लेकिन उसको आपको कम कराते कराते 800-700 या 600 पे भी ला सकते हैं। हम लोग का मैक्सिमम 900 तक आ गया था, बट 800 तक नहीं आया, तो हम लोग ट्रैकिंग करके ही ऊपर चल गए थे। और ट्रैक कितना किया, 1.5 किलोमीटर बस। और उसमें ज़्यादा मजा आया एक्चुअली, क्योंकि वो पूरा घुमा के वैसे ले नहीं आया, हमें जितना देर जहाँ मन था हम वहाँ रुके, वहाँ घूमे। और 1.5 किलोमीटर का ट्रैक जो है बहुत इजी ट्रैक है, मतलब एक हिल है, आपको बोलेंगे कि वो पहाड़ी के पीछे ले जाएंगे, बेसिकली एक हिल दिखेगा और हिल के पीछे ही है बस वो, और कुछ नहीं है।
तो 1.5 किलोमीटर भी आई थिंक कि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि पहाड़ों में थोड़ा पता नहीं चलता ना डिस्टेंस। और अगर जैसे आप अगर आप ट्रेक कर सकते हो तभी ये करना, अगर जैसे फैमिली के हैं, जैसे बच्चे हैं या बूढ़े हैं, तो वो लोग ना ही करें, क्योंकि घोड़ा ही कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि रास्ता भी थोड़ा सा फिसलन वाला था। वो इसलिए था क्योंकि बर्फ था, गर्मी में ऐसा दिक्कत नहीं होगा, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो गर्मियों में ये दिक्कत नहीं है, सर्दियों में थोड़ी सी दिक्कत है। वो भी ऐसा नहीं है, क्योंकि बूट जब हमने लिया था 100 रुपये का बूट लिया था, तो उससे हम आराम से चढ़ जा रहे थे, कहीं कोई स्लिप नहीं हो रहा था। और थोड़ी बहुत तो बर्फ में स्लिप होती रहती है, बट वो थोड़ा सा आपको ध्यान से चलना पड़ता है। और इसके बाद हम तीनों जब घूम लिए तो हम कश्मीर को समझ चुके हैं, सब स्कैम को समझ चुके हैं। तो अब जो लास्ट डे का स्कैम होगा उससे तो हम बच ही जाएंगे। लास्ट डे हम घूमने वाले हैं लोकल साइट सीइंग पे। अब लोकल साइट सीइंग पे आपको कहाँ कहाँ जाना है? सबसे पहले आपको जाना है शंकराचार्य टेम्पल, ठीक है। हाँ, तो शंकराचार्य मंदिर आप लोग जल्दी सुबह चल जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे 250 सीढ़ी चढ़ना रहता है और व्यू बहुत अच्छा आता है पूरे शहर का। हाँ, पूरे शहर, पूरा श्रीनगर का बहुत अच्छा व्यू आता है। तो थोड़ा मॉर्निंग में स्टार्ट करना और ऑटो लेके शंकराचार्य मंदिर चल जाना, ठीक है। लोकल वाले दिन तो आपकी खर्च नहीं होगी, 500 रुपये में आई थिंक सब आप घूम घाम लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जाना है ये सब लोकल शेयरिंग टैक्सी और ऑटो से जाना है, लोकल चलती है वहाँ पे। आपको लोकल जो बताया था ना डल गेट, वहीं से आपको टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी कहाँ की मिलेगी? आपको मिल जाएगा निशात बाग, शालीमार बाग, ट्यूलिप गार्डन। ट्यूलिप गार्डन तो स्पेशली 21 डेज के लिए ओपन होती है, उसके अलावा वो बंद ही होता है। तो ट्यूलिप गार्डन को काउंट मत करो, क्योंकि हर जगह हमने देखा ट्यूलिप गार्डन, पता चला वहां गए तो कभी खुलता ही नहीं, वो बस 21 डेज के लिए ही खुलता है। आई थिंक उतना ही लाइफ होता है ट्यूलिप का। हाँ। तो ये शालीमार बाग और निशात बाग, ये 2 बाग घूमने का हो गया आपका। ये हो गया क्या बोलते हैं, शंकराचार्य टेम्पल हो गया। ये तीनों चीज आपका फर्स्ट हाफ डे में हो जाएगा, मतलब 2-3 बजे तक हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाओ वापस, और शिकारा राइड फिर आराम से 2 घंटे तक पूरा जो अपना ये झील है उसमें 2 घंटे का शिकारा राइड करो। और फिर आप थोड़ी बहुत शॉपिंग जो है, अब करना है आपको शॉपिंग, तो आप शॉपिंग कर लो, क्योंकि उससे पहले आप शॉपिंग अगर करोगे तो आप स्कैम में बुरी तरीके से फंसोगे। शॉपिंग के लिए आप लाल चौक जा सकते हैं, वहाँ मक्का मार्केट वहाँ लगता है, तो वहाँ पे रीजनेबल प्राइस में अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, तो वहाँ आप अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो लाल चौक पे आपको शॉपिंग करनी है, या फिर रोड के किनारे जो हमारा डल लेक पे भी बहुत सारे शॉप्स लगे रहते हैं छोटे छोटे, तो वहां से भी आप शॉपिंग कर सकते हो। और बार्गेनिंग वहां पे भी आप तो समझ ही गए होंगे, 50% से ज्यादा नहीं देना। अगर वो मान लो छोटी छोटी आइटम की नहीं बात करूं, जैसे शॉल ले लिया, कपड़ा ले लिया, तो 1000 बोल रहा है तो आपको 500, 600, 400 ऐसे ही देना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। तो चलिए, अब हमने सारी जानकारी आपको दे दी है। इसके बाद अगले दिन आपको कुछ नहीं करना है, आपको रात भर आराम करना है, और अगले दिन मॉर्निंग में ही आपको श्रीनगर से बनिहाल का ट्रेन लेना है। और फिर बनिहाल से आपको उधमपुर कोई भी टैक्सी वाला छोड़ देगा, और फिर उधमपुर से आपकी हो जाएगी ट्रेन। तो ये है आपका पूरा आइटनरी कश्मीर का 5 नाइट 6 डेज का। 2-3 चीज और बता देते हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि बर्फ कब मिलेगी। तो बर्फ आपको मिलना शुरू हो गया है, जनवरी फरवरी पूरा मिलेगा, फरवरी के हाफ तक ज्यादा मिलेगा, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो जनवरी में पूरा बर्फबारी शुरू हो गया है, फरवरी में भी मिलेगा। गुलमर्ग में हमें खुद ही बर्फ मिला था, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाद दूसरी चीज कि आप लोग नंबर मांगते हो कि किसी टैक्सी वाले का नंबर, किसी होटल वाले का नंबर, तो वो सारे नंबर आपको या तो स्क्रीन पे दिखेंगे, या फिर आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारे पास जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो हम अच्छे वाले लोगों का, स्कैम करने वालों का नहीं, अच्छे वाले लोगों का आपको नंबर दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। और एक और जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आस्क होता है कि वो होता है कि गुलमर्ग अगर हम गए हैं तो सोनमर्ग जाएं या फिर नहीं जाएं। आप दोनों जगह जाइए, दोनों जगह की ब्यूटी थोड़ी अलग है, तो आपको दोनों जगह मजा आएगा। ऐसा नहीं है कि गुलमर्ग में बर्फ देख लिया तो सोनमर्ग में बर्फ देखने की जरूरत नहीं है। दोनों जगह की अपनी ब्यूटी है, अपने लैंडस्केप है, तो दोनों ही अच्छा है। और अगर आपका एक और दिन बच रहा है तो आप दूध पथरी भी एक्सप्लोर करते हो, हम लोग नहीं जा पाए, लेकिन आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा है। अब हम अपना ब्रेकअप बता देते हैं कि हमारा 11,000 पर पर्सन में कैसे पूरा ये ट्रिप हो गया। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख लो कि हम कहाँ पे रुके, क्या खर्चा किए, तो सब चीज़ हम आपको एक पेज पे लिख के दिखा दे रहे हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वो टाइम आपका भी खराब होगा और हमारा भी। तो आई थिंक कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए सफिशियंट होगा। अगर कुछ भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछो।
ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।